नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता। एक बार फिर से आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। हम अब तक पढ़ चुके थे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। गोरी पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी पढ़ते हैं। मैंने आपको मोहम्मद गजनवी पढ़ाया था। महमूद गजनवी के बाद क्या होता है कि गजनी साम्राज्य में कमज़ोर उत्तराधिकारी आना शुरू हो जाते हैं और इतिहास सीधा सा इसी बात की गवाही देता है कि इतिहास में उसी व्यक्ति का नाम चलता है जो इतिहास में कुछ कर जाता है। जो कुछ नहीं करता उसको इतिहास में कोई याद नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और क्या करो, वीडियो को शेयर करो ताकि आपको भी क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा। अब गजनी साम्राज्य में कमज़ोर उत्तराधिकारी आना शुरू हो जाते हैं तो उसी समय उसी के पास रहता है एक गौड़ क्षेत्र रहता है और गौड़ क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ के शासक क्या करते हैं, अपनी सत्ता शुरू कर देते हैं, शक्तिकरण। और गौड़ का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन हसन था, जो क्या है गौड़ साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। गौड़ साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अब होता क्या है कि इसके भी 7 पुत्र थे, वो भी बहुत कमजोर उत्तराधिकारी थे, किंतु उसमें भी क्या था, गयासुद्दीन गोरी ने क्या किया, गजनी पर अधिकार कर लिया। और जैसे ही गजनी पर अधिकार कर लेता है तो क्या करता है, मोहम्मद गोरी क्या करता है, भारत की तरफ आक्रमण करना शुरू कर देता है और भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। मोहम्मद गोरी का भारत में आक्रमण करने का कारण क्या था, सिर्फ एक ही कारण था। उसने पहले देख लिया कि महमूद गजनवी भारत आया था और खूब सारा सोना लेके गया है। उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, दोनों के बारे में उसने जान लिया। अब उसे यह था कि मैं भारत में जाऊंगा और मैं भारत में क्या करूंगा, मुस्लिम सत्ता की क्या करूंगा, स्थापना करूंगा। मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना। अब क्या किया, मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना। और मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने से पहले एक बार हम भारत की लोकेशन दिखा देते हैं जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। यहाँ था गजनी और ये था गौड़ क्षेत्र। और इस गौड़ क्षेत्र ने क्या किया, भारत में आक्रमण करने के लिए सबसे पहले किधर से आता है, मुल्तान की तरफ से आता है। यहाँ रहता है सिंध, ठीक है। सिंध के नीचे यहाँ चलता है चौहान वंश चलता है और जो चौहान वंश था यहाँ का शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। नीचे था कौन सा, गुजरात, और गुजरात यहाँ का शासक था मूलराज द्वितीय। उसके बाद यहाँ है दिल्ली। अब दिल्ली में भी क्या है, यहाँ पर भी चौहानों का शासन चलता है। चौहानों का शासन इस चीज चलता है क्योंकि दिल्ली की स्थापना करने वाले थे तोमर वंश था। और तोमर वंश कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जो ननिहाल था वो कहाँ था, दिल्ली था। और जो तोमर वंश का था, अनंगपाल तोमर था, उसके कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ पुत्री थी। और इसने क्या किया, उसकी पुत्री के बेटे अर्थात पृथ्वीराज चौहान को ही क्या दे दिया, दिल्ली का शासन दे दिया। तो दिल्ली भी किसके अधीन हो गई है, चौहानों के अधीन हो गई। और दिल्ली के जस्ट ऊपर यहाँ आता है कन्नौज उस समय का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। जो कोई भी भारत आता उसके मन में यही होता कि हमें भी क्या करना है, कन्नौज पे अपनी सत्ता स्थापित करनी है। ये था कन्नौज, वो उस समय का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। और कन्नौज के पास ही यहाँ पर क्या आता है, बिहार आता है और बिहार के नीचे क्या आता है, बंगाल आता है। अब देखते हैं मोहम्मद गोरी भारत कैसे आता है। मोहम्मद गोरी भारत आए इससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब देखते हैं मोहम्मद गोरी का भारत आना। तो गौड़ वंश का संस्थापक कौन हो गया, कुतुबुद्दीन हसन हो गया। और जैसे ही गजनी साम्राज्य पर गयासुद्दीन गोरी अधिपत्य स्थापित करता है तो उसी के साथ मोहम्मद गोरी क्या करता है, भारत में आक्रमण करना शुरू कर देता है। अब ये आक्रमण कब शुरू करता है, देखो सबसे पहले 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी, ये गोरी, और गोरी करता है किस पे, मुल्तान पर आक्रमण करता है। और जब ये मुल्तान पर आक्रमण करता है उस समय मुल्तान में कौन थे, करमाथी मुस्लिम, करमाथी सिया धर्म के मुस्लिम थे।
और ये मुल्तान है, ये गोरी है। अब गोरी को भारत आना है। भारत आने के लिए गोरी क्या करता है, भारत में प्रवेश के लिए वो करता है गोमल दर्रे से प्रवेश करता है। ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉपी और पेन उठाइए और इसको नोट कीजिए। गोमल दर्रे से भारत आया और उसने अपना पहला युद्ध किससे किया, मुल्तान से किया। मुल्तान में कौन सी जाति थी, कर्माती मुसलमान। और इस युद्ध में गोरी की क्या हो गई है, विजयी हो गई। विजयी हो गई तो मनोबल बढ़ गया तो उसने क्या किया, दूसरा आक्रमण किया। और दूसरा उसने कब किया, 1178 ईस्वी में किया। और 1178 ईस्वी में उसने कहाँ किया, गुजरात पे किया। अब गुजरात पे उसने किया, यहाँ पर युद्ध किया उसने, कौन सा, आबू का युद्ध। आबू का युद्ध, सामने का कौन है, गोरी। पूछते हैं आबू कहाँ आता है, तो आ जाएगा गुजरात में। अब यहाँ का शासक कौन था, आबू का था मूलराज द्वितीय। ध्यान रखना किताबों में यहाँ भीमसेन दे रखा है, वो नहीं आएगा, यहाँ मूलराज द्वितीय ही आएगा, मूलराज द्वितीय। अब इसके सामने कौन खड़ा है, गोरी, ये लो। अब मूलराज द्वितीय था, वो बहुत ही छोटा था और छोटा होने के कारण इस मूलराज की माता थी कौन, नायिका देवी। नायिका देवी, इस नायिका देवी ने क्या किया, युद्ध का नेतृत्व किया और युद्ध संभाला। युद्ध इसने किया तो युद्ध हुआ किसके बीच में, नायिका देवी और मोहम्मद गोरी के बीच हो गया। गोरी और नायिका देवी में युद्ध हुआ है, कौन सा युद्ध हुआ है, आबू का युद्ध हुआ है। कब हो रहा है, 1178 ईस्वी में हो रहा है। 1178 ईस्वी में जब आबू का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में गोरी की क्या हो गई, पराजय हो गई। गोरी युद्ध में हार गया और वो भी एक महिला से हार गया। तो ये थी उसके जीवन की पहली हार। है। आज तक मोहम्मद गोरी कभी किसी भी युद्ध में नहीं हारा है, पहली बार हारा है, वो भी भारत में आकर हारा है। वो भी किससे हार गया, एक महिला से हार गया। गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। अब इसने क्या किया, अपना अगला चरण उठाया। अब वो उठाएगा कौन सा, 1191 में। ध्यान से देखिए, 1191 और ये हो जाएगा इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, पूरा इतिहास चेंज हो जाएगा भारत का। अब तक भारत में हिंदू शासक थे, अब हिंदू शासकों की सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको 5 स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 1191 युद्ध कौन सा होएगा, तराइन का प्रथम युद्ध आता है। अब पहला प्रश्न ये पुटअप हो जाता है, तराइन का मैदान कहाँ पे है, सीधी सी बात है, हरियाणा में। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1151 में। अब युद्ध किसके बीच हो रहा है, एक तरफ तो कौन आ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। सामने कौन आ जाएगा, मोहम्मद गोरी। अब इस युद्ध में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी के सामने, क्योंकि मोहम्मद गोरी बहुत ही उस समय एक वर्चस्व पे था, अपने बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, गोरी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। गोरी पराजित हो गया। अब एक तो पहली हार हुई थी और तुरंत उसने क्या कर ली, उसकी दूसरी हार। ये हो गई गोरी के जीवन की दूसरी हार, दूसरी बार हार गया। और जैसे ही गोरी युद्ध में हारता है, मैदान से भागने की कोशिश करता है, उसी समय पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था गोविंद खांडेराव। गोविंद खांडेराव ने क्या किया, मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया। अब घायल होने के बाद उसने क्या किया, युद्ध से भागने की सोची। और भागते समय वो भागने ही वाला था, लेकिन हमने क्या किया, राजपूत है, राजपूत कभी पीठ पीछे वार नहीं करते। और इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गोरी को युद्ध से भागने दिया और वो इस युद्ध क्षेत्र से भाग गया। और खांडेराव ने क्या किया, उसको घायल कर दिया। ये है तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई है, विजय हो गई है। और मोहम्मद गोरी युद्ध में क्या हो गया है, पराजित हो गया। अब सीधी सी बात ये है कि मोहम्मद गोरी तो पराजित हो गया। ये पराजित होने के बाद वापस कहाँ चला गया, गजनी। ये तो चला गया गजनी और जाकर क्या किया, युद्ध की तैयारी करने लग गया कि मैं एक राजपूत शासक से युद्ध में हार कर आया हूं, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा युद्ध करूंगा।
और क्या करूंगा, उसको पराजित करूंगा। लेकिन अपना पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, इसने पार्टी मनाना शुरू कर दी। सीधी सी बात है कि मैं तो युद्ध विजय करके आया हूँ, और युद्ध विजय क्यों, तो पूरी 1 साल इसने पार्टी मनाई और इसने पूरे 1 साल क्या किया, युद्ध की तैयारी की है। अब आ जाओ वो का वो दिन 1 साल बाद उसी मैदान में, देखो अब आगे आएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। सीधा 1192 ईस्वी में ऐसा तराइन का द्वितीय युद्ध, वही जगह 1 साल बाद, वही मैदान, वहीं की वहीं, वही शासक, कौन, पृथ्वीराज चौहान, और एक तरफ कौन आ जाएगा, गौरी। अब इस बार गौरी ने खूब तैयारी की है युद्ध के लिए, खूब तैयारी की है, तो इस बार वो अपने सेनापति को कुछ को साथ लेके आता है अपने साथ। किसको लेके साथ आता है, ये अपने बहुत काम आएंगे, देखना। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार खिलजी, और यलदौज, इनको अपने साथ लेके आया है और युद्ध के मैदान में वहीं की वहीं आ गया। पृथ्वीराज चौहान के सामने आया है। 1 साल बाद 1192 में आया है, तराइन के मैदान में आया। अब इस युद्ध में इसने तैयारी की थी, सीधी सी बात है, और पृथ्वीराज चौहान ने तैयारी नहीं की। फिर भी गौरी ने क्या किया, कूटनीतिज्ञ से पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में पराजित कर दिया और स्वयं की क्या हो गई, इसमें विजयी हो गई। पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हार गया, और कहते हैं युद्ध में हारने की कई इतिहासकार इसकी 3-4 कहानियाँ बताते हैं। जैसे चंद्रवरदाई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को गौरी बंदी बना के अपने यहाँ गजनी ले गया, कुछ कहते हैं इसकी युद्ध मैदान में मृत्यु हो गई। तो ये अलग अलग कहानियाँ हैं, वो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार है। किंतु हमें यहाँ पे ये इतना सा पढ़ना है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और मोहम्मद गौरी क्या हो गया, विजयी हो गया। और विजयी होने के बाद ये इतिहास का टर्निंग पॉइंट इसलिए बन गया क्योंकि युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया, गौरी ने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी। सत्ता की स्थापना, 92 में युद्ध जीत लिया। अब ये वाला क्षेत्र किसका हो गया, गौरी का हो गया। गौरी ने क्या कर ली, विजय कर ली। मुल्तान उसने जीत ही लिया है, ये वाला विजय। अब बच गए दिल्ली। जब चौहानों का शासन कहाँ चलता है, दिल्ली में ये चलता है ना। तो इसने क्या किया, 1192 के बाद क्या आ जाता है, 1193, और 1193 में इसने क्या किया, दिल्ली पे अधिपत्य स्थापित कर दिया और मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी क्या बना दी, दिल्ली। ये लो, मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई, दिल्ली बना दी, दिल्ली बन गई। अब वो पहला पॉइंट है, पहली बार दिल्ली की भारत की राजधानी कब बनी थी, 1193 में बन गई थी। हमने तो बनाई थी 1911 में, घोषणा करवाई, और 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लेकर आए थे। किंतु मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को राजधानी कब बना दिया है, 1193 में ही बना दिया। अब मोहम्मद गौरी कहाँ तक आ गया, दिल्ली तक आ गया। दिल्ली के बाद अगला राज्य कौन सा आ जाता है, कन्नौज आ जाता है। और कन्नौज में उस समय शासक कर रहा था जयचंद गढ़वाल, कन्नौज का शासक था। और इस कन्नौज के शासक ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। बहुत इतिहास में कहानी सुनते हैं उसकी, संयोगिता। और इस संयोगिता से गंधर्व विवाह किया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। वो इसकी पुत्री को लेकर फरार हो गया और उसने इसे क्या कर लिया था, गंधर्व विवाह कर लिया था। इसलिए जयचंद की और पृथ्वीराज चौहान की हमेशा से शत्रुता थी, और उसी शत्रुता का फायदा किसने उठाया है, गौरी ने उठाया। उसने क्या किया, 1194 में किया है चंदावर का युद्ध। जैसे 94 जैसे चंदावर, याद हो जाएगा, चंदावर का युद्ध। और ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी कॉपी और पेन पे नोट कर लीजिए, और नोट करने के साथ साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चंदावर का युद्ध। अब चंदावर का शासक कौन, जयचंद। ये तो आ गया जयचंद।
और एक तरफ कौन आ गया, गौरी। अब गौरी ये युद्ध करने जाता है ना तो अपने साथ लेके जाता है अपने दास कौन से, ऐबक को लेके जाता है। और जब जयचंद में और गौरी में युद्ध होता है तो कहा जाता है कि ऐबक ही वो सेनापति था जिसने क्या किया, वो तीर चलाया जो जयचंद की आंख में लग गया, और आंख में लगने के कारण जयचंद क्या हुआ, घोड़े से गिर गया, और घोड़े से गिरने के कारण इस युद्ध में हार गया, और इस युद्ध में विजयी किसकी हो गई, गौरी की हो गई। विजय हो गया। विजय होने के बाद गौरी ने क्या किया, अपने नाम के सिक्के छपवाए। ये लो भाई सिक्के छपवाए। और सिक्कों में खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि लक्ष्मी जी के, अपनी लक्ष्मी देवी के सिक्के, एक तरफ तो उसने क्या लगवा दिया, लक्ष्मी देवी की, और दूसरी तरफ उसने क्या लिखवाया, कलमा खुदवा दिया एक तरफ। और इन सिक्कों को कहा जाता था दहलीवाल सिक्के। और इनका सबसे पहले कहते हैं, इनका सबसे पहले प्रयोग भी तुर्कों ने ही किया था। ये लो, तुर्कों ने कर लिया। इतनी बात समझ में आई। हम क्या पढ़ रहे हैं, 1194 का युद्ध पढ़ रहे हैं। 1194 का युद्ध किसके लिए होता है, कन्नौज के लिए होता है। कन्नौज का शासक कौन है, जयचंद गहड़वाल है। अब जयचंद गहड़वाल, ये जयचंद, एक तरफ कौन आ गया, गौरी। और इसको कन्नौज विजित इसलिए करना था क्योंकि कन्नौज उस समय का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। कोई भी शासक अगर भारत आता ना तो आते क्या करता था, कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। क्यों, कन्नौज में क्या है, उपजाऊ क्षेत्र। उपजाऊ क्षेत्र तो क्या होगी, आय, और आय अधिक होगी। जब पैसा अपने पास अधिक होगा तो साम्राज्य अपने आप क्या चलेगा, सुदृढ़ रूप से चला पाएगी। इसलिए इसने कन्नौज पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कन्नौज का शासक कौन, जयचंद। सामने कौन है, गौरी। गौरी इसमें अपने साथ किसको लेके आया, ऐबक को। और इसने क्या किया, इस युद्ध में गौरी ने क्या किया, जयचंद को युद्ध में हरा दिया। हराने के बाद उसने विजय के उपलक्ष्य में क्या किए, सिक्के छपवा दिए। सिक्कों में क्या अंकित करवाया, लक्ष्मी देवी की मूर्ति, फोटो अंकित करवा दी। एक तरफ उसने क्या करवाया, कलमा खुदवा लिया। और इन सिक्कों को क्या कहते हैं, दहलीवाल सिक्के कहते हैं। और दहलीवाल सिक्कों का सबसे ज्यादा प्रयोग भी किसने किया है, तुर्कों ने किया। आई इतनी बात, 1194 तक की बात करते। 1194 के बाद आगे देखिए, 1194 के बाद आता है 1195। और 1195 में भी क्या होता है, 1195 ईस्वी। 1195 में इसने क्या किया, बयाना पर आक्रमण कर दिया। ये ग्वालियर वाला क्षेत्र, इधर वाला बयाना और ग्वालियर। 95 तो क्या जीतेगा, बयाना को। बयाना का शासक कौन था, कुमारपाल। ये लो कुमारपाल। और एक तरफ कौन आ गया, गौरी। युद्ध में विजयी कौन हो गया, गौरी। सीधा सा रिजल्ट। 1196 इसमें क्या जीतेगा, ये ग्वालियर। ग्वालियर का शासक कौन है, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मणपाल, सुलक्ष्मणपाल। सुलक्ष्मणपाल। और एक तरफ कौन हो गया, गौरी। और गौरी ने इसको भी क्या कर लिया, विजय कर लिया। अब बात करते हैं 1197 की। अब 1197 में इंपॉर्टेंट क्या है, 1197 में इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इस युद्ध में, ये युद्ध होता है अनहिलवाड़ा का युद्ध। अनहिलवाड़ा का युद्ध। और ये युद्ध कहाँ हुआ, गुजरात में। ये वही गुजरात में गौरी की हुई थी जीवन की पहली हार। और उस पहली हार का बदला लेने के लिए उसने क्या किया है, 1197 में दोबारा गुजरात पे क्या किया है, आक्रमण किया है। और इस समय गुजरात का शासक रहता है भीम द्वितीय। अनहिलवाड़ा का युद्ध किया। अब अनहिलवाड़ा के युद्ध में एक बात, सामने तो कौन आएगा, भीम द्वितीय। और सामने कौन आ जाएगा, गौरी। और गौरी ने क्या किया, इस युद्ध में क्या हो गया, विजयी हो गया। और जो भीम है वो है चालुक्य वंश का। इस युद्ध में क्या हो गया, इसको पराजित कर दिया और स्वयं क्या हो गया, इसमें विजयी हो गया। अब देखो आगे की कहानी। 97 तक इसने जीत लिया। ये तो हो गए उसके जीवन के सारे युद्ध हो गए। अब उसके साथ उसका कौन आया था, सेनापति आया था। सेनापति का नाम क्या था, बख्तियार खिलजी। अब इसने तो इतने राज्य विजय कर लिए, उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी बिहार या बंगाल की तरफ जाऊंगा। किंतु उसका सेनापति कब, 1204 और 5 में, 4 और 5 में उसने क्या किया,
बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया, डायरेक्ट आक्रमण कहाँ किया, बिहार पे अटैक कर दिया। क्या किया, कहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को इसने एक दुर्ग समझ लिया, और दुर्ग समझकर इसने क्या किया, डायरेक्टली क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। कहते हैं इसमें भारत के इतिहास के बहुत ही पौराणिक ग्रंथ लिखे थे, यहाँ पे बहुत ही ज्ञान के भंडार के ग्रंथ लिखे थे, उन सबको जला दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। और इसी क्रम में इसने क्या किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को जला दिया। इन दोनों को जैसे उसने जलाया और बिहार पे आधिपत्य स्थापित कर दिया, उसी क्रम में वो कहाँ चलाया, बंगाल चलाया। और जैसे ही बंगाल में आता है, बंगाल का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन। इस लक्ष्मण सेन ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया किसके सामने, बख्तियार खिलजी के सामने कर दिया। और बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बंगाल पर भी क्या कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। अब मुस्लिम सत्ता देखो, भारत में कहाँ से आना शुरू हो गई, मुल्तान से। मुल्तान पे आधिपत्य स्थापित किया, फिर किधर आए, चौहान से लड़ा, तराइन के मैदान, हरियाणा में युद्ध किया, ठीक है, युद्ध विजयी हो गए, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर ली। जैसे ही चौहान विजयी हुए, दिल्ली को ऑटोमेटिक जीत लिया। क्यों, दिल्ली पे भी किसका शासन चलता था, वही पृथ्वीराज चौहान का था, उसके नाना अनंगपाल तोमर का था। तो उसने दिल्ली को विजित कर लिया 1193 में। जैसे दिल्ली उसने विजित की है, कहाँ आ गया, कन्नौज, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र उसने विजित कर लिया, 1194 में कर लिया। अब जैसे ही कन्नौज विजित हुआ, नीचे उसने बयाना को जीता, बयाना के बाद उसने क्या जीता, ग्वालियर जीत लिया, ग्वालियर जीत लिया। साथ उसने क्या जीता, बंगाल, बंगाल के साथ उसने क्या जीत लिया, पहले बिहार जीता, फिर उसने क्या जीता, बंगाल। अब देख लो, भारत में पूरी की पूरी मुस्लिम सत्ता की क्या हो गई है, स्थापना हो गई। अब कहते हैं 1205 में मोहम्मद गोरी क्या हुआ, गजनी से भारत आ रहा था, गजनी गया हुआ था, गजनी से क्या आ रहा था, भारत आ रहा था। किंतु रास्ते में उसने क्या किया, ख्वाजा रिज्म के शाह से युद्ध किया। गोरी ने 1205 में क्या किया, युद्ध किया, कौन सा, अंधखुद का युद्ध किया। और किया किससे, ख्वाजा रिज्म के शाह से किया। एक तरफ तो ये हो गया, और सामने कौन हो गया, गोरी। और इस युद्ध में ख्वाजा रिज्म के शाह ने क्या किया, गोरी को युद्ध में क्या किया, हरा दिया। गोरी हार गया और ये क्या हो गया, विजयी हो गया। अब गोरी इस युद्ध में हार गया। हारने के पश्चात वो कहाँ आया था, भारत आया था, भारत आया। किंतु कुछ दिन बाद ऐसे क्या हुआ कि मैं तो वापस जाऊंगा। और वो क्या किया, वापस जाते समय कि भाई भारत आने के पश्चात वो वापस गजनी जाता रहता है। कब, 15 मार्च 1206 में। किधर रास्ते से जाता है, सिंध की तरफ से। और यहाँ सिंध में वो क्या करता है, नमाज पढ़ने के लिए रुकता है, नमाज पढ़ता रहता है। किंतु कहते हैं कि नमाज पढ़ते समय खोखर जाति के मुसलमानों ने क्या किया, उसकी हत्या कर दी। और इसी के साथ गोरी की क्या हो गया, मृत्यु हो गई। और गोरी की सत्ता क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब पढ़ते हैं गोरी ने भारत में और इम्पोर्टेंट काम क्या क्या किए थे, जिनको पढ़ा जाता है। एक गोरी ने क्या किया था भारत में, एक तो बात हो गई इम्पोर्टेंट, कौन सी, दिल्ली को उसने राजधानी बनाया। दिल्ली को क्या बना दिया, राजधानी बनाया। एक उसने क्या किया, इकता प्रथा सर्वप्रथम चलाई। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि इकता प्रथा को स्थायी रूप देने वाला शासक कौन था, जरूर बताइएगा। लेकिन तो सर्वप्रथम इसे शुरू करने वाला कौन हो जाएगा, मोहम्मद गोरी हो जाएगा। क्लियर बात है, ये हो गए मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के साथ आने वाले कौन थे, दास, जिसमें ऐबक। और इसके बाद इसमें क्या पढ़ा जाएगा, ऐबक पढ़ा जाएगा। जो ऐबक क्या करता है, गुलाम वंश की क्या करता है, इसमें स्थापना करते हैं। इसके बाद अपना जो भी टॉपिक आएगा वो आएगा, गुलाम वंश आएगा। गुलाम वंश में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन
ऐबक पढ़ेंगे। ये हो गया मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी में थोड़ा सा अगर रिपीटेशन देखना चाहो तो ये देखो आप, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये तो क्या था उसका पूरा नाम, इसे कहते हैं मोहम्मद गोरी कहते हैं। अब मोहम्मद गोरी ने क्या किया, गौड़ राज्य से भारत में आने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में कौन से दर्रे का उपयोग किया, गोमल दर्रे से आया। पहला युद्ध उसने कहाँ किया, मुल्तान में करमाथी मुसलमानों से 1175 इसमें। दूसरा देखो कहाँ किया, दूसरा गुजरात आबू का युद्ध, कौन सा किया, आबू का युद्ध कब किया, 1178 ईस्वी में किया है। तीसरा तराइन का प्रथम युद्ध किससे किया, कब किया, 1191 में किया है। चौथा तराइन का द्वितीय युद्ध कब, 1192 में। इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये इतिहास का टर्निंग पॉइंट है, इसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। हो गया। फिर 1193 में दिल्ली को विजय कर लिया, कब किया, 1193 में कर लिया। फिर क्या आता है, 93 के बाद आ जाएगा चंदावर का युद्ध, कब, 1194 में कर लिया। फिर आ जाएगा क्या, चंदावर के बाद जीता है बयाना, 1195। फिर क्या आ जाएगा, ग्वालियर कब जीता उसने, 1196 में। फिर आ जाएगा कौन सा, ग्वालियर के बाद सीधा आ जाता है कौन सा, अनहिलवाड़ा का युद्ध, ये कब करता है वो, 1197 में। और उसी के सेनापति कौन रहता है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बंगाल बिहार को क्या कर लिया, विजय कर दिया। और इसी बिहार में उसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया, विजय कर लिया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। गोरी वह शासक है जिसने क्या किए, अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की फोटो लगवाई। यही वह शासक है जिसने क्या किया, इक्ता प्रथा की स्थापना की। और यही वो शासक है जिसने दिल्ली को सर्वप्रथम अपनी क्या बनाई है, राजधानी बनाया। कब बना दिया दिल्ली को राजधानी, उसने 1193 में बना दिया। अब आता है, इस तरह उसने क्या किया, भारत में मुस्लिम राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।